सर दर्द आपके लिए एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। शायद इसे माइग्रेन भी कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसे मामूली हेडेक मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा ना करके आपको किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उसका उपचार लेना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर मीनाक्षी हमें क्या बता रही हैं, आइए उनसे सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को जो है हेडेक की बीमारी है, तो जिसे शायद आप शिरोशूल बोलते हैं। ये बीमारी का कारण क्या है, कि वो भी कितने प्रकार की है और इसके उपचार क्या है, और किन चीजों से इसका उपाय जो है बच सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे आयुर्वेद मानता है कि हर चीज त्रिदोष पर आधारित होती है। 3 प्रकार के दोष बॉडी में पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन्हीं दोषों के अनुसार हमारी हर बीमारी 3 प्रकार की होती है। और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक एक डिजीज का, तो वो भी 3 प्रकार का होता है। अगर वातज है, हेडेक, तो अलग ट्रीटमेंट रहेगा। पित्तज है तो अलग रहेगा। कफज है तो अलग ट्रीटमेंट रहेगा। तो अगर हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं इसकी, अगर कोई पेशेंट आता है कहता है कि बहुत तेज सर दर्द है, लगता है कि सिर में हथौड़े मार रहे हैं, किसी भी अवस्था में उसको आराम नहीं बढ़ रहा, अकेले कमरे में रहने को मन करता है, मींस उसका वात बढ़ा है, वहां पर हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होगा। अगर पेशेंट कहता है कि साथ में आके उसको चक्कर आते हैं, उल्टी करने का मन होता है, उल्टी करने पर आराम मिलता है, कोई खट्टे डकार जलन की समस्या साथ में, तो दैट मीन्स वो जो आपका शिरोशूल है, हेडेक है, वो पित्त रोग से, पित्त के कारण उसमें इफेक्ट आ रहा है। तीसरा होता है कफज शिरोशूल। उसमें क्या होता है, हल्का हल्का दर्द पेशेंट को हमेशा लगा रहेगा। जैसे सुबह उठते ही आंखें भारी हैं, सर भारी है, हल्का हल्का डल सा एक सारा दिन लगा रहेगा। तो उसमें बेसिकली आंखों के ऊपर हेडेक रहता है, हल्का हल्का सर दर्द लगा रहेगा। तो उसमें मेनली रहता है कफज शिरोशूल। तो जैसे हमने देखा हर एक दोष अलग है, वैसे उसके प्रकार रोग अलग होगा और उसके ट्रीटमेंट भी अलग रहेगा। वातज है तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। पित्तज है तो हम उसको मेनली हेडेक का ट्रीटमेंट ना करके हमें दोषों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है यहाँ पर। जैसे कि उसकी एसिडिटी को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वहां पे हमें डायरेक्टली कोई एनाल्जेसिक देने की जरूरत नहीं है, हमने उसका पित्त निकालना बॉडी में से, पित्त का शमन करेंगे, ऑटोमेटिकली हेडेक ठीक हो जाएगा। जहां पर उसका कफ बढ़ा हुआ है, जो कफज शिरोशूल है, वहां पर हमें उसको डायरेक्टली हेडेक का ट्रीटमेंट देने की जगह हम उसका कफ दोष का निवारण करेंगे तो उसका हेडेक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा टारगेट रहता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा दोष इन्वॉल्व है हेडेक के साथ, उस दोष को हमने स्पेसिफाई करना है, तो जो हमारा हेडेक है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। इसके उपचार आप किस तरह से करेंगे? देखिए, उपचार के लिए बताया, जैसे मैंने ना, हम दोष को टारगेट करते हैं। अगर वात वाला पेशेंट है तो उसको हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहेगा कि आपने बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, ठंडी हवा में नहीं जाना। इसके विपरीत अगर पित्त वाला पेशेंट रहेगा तो उसको हम कहेंगे तुम्हें ठंडा साथ में रहेगा, तुम थोड़ी ठंडी ठंडी चीजें ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, मुलेठी ले सकते हो, गोंद कतीरा, गुलकंद। तो हमारा जो परहेज है वो भी चेंज हो जाएगा, हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज है। तो वो एज पर दोष डिपेंड करता है, तो वो जनरलाइज हम किसी को नहीं कह सकते। अगर कफज वाला है उसको हम कहेंगे तुम स्टीम लोगे, वही चीज हम पित्तज को कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। तो वो इसलिए हमें हर पेशेंट को देखकर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मरीज को अगर तीनों में से कोई भी बीमारी जब शुरू होती है और उसका इलाज कब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगर वो देर हो जाता है तो उसके लिए क्या उपचार होना चाहिए, और वो खुद उपचार कैसे ले सकते हैं? जनरली डिपेंड करता है पेशेंट कितना अवेयर है। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, तो वो अपनी हल्की सी भी प्रॉब्लम को समझ कर इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करने पहुंचते हैं। और वैसे भी जितनी जल्दी अवस्था में मरीज डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर को उपचार करना उतना ही आसान होगा। और जो पेशेंट की कैपेसिटी रहती है, पेशेंट का जो कंप्लायंस रहता है ड्रग के लिए, वो इजी हो जाता है। अगर लेट करेंगे, क्रॉनिक हो जाएगा कोई डिजीज, तो उसी में हमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और अगर वो डिजीज न्यूली डायग्नोज है तो हम 1 या 2 महीने में उसको इजिली क्योर कर सकते हैं। ये डिफरेंस रहेगा इसमें। डॉक्टर को जो आपके आयुष के अंदर आयुर्वेद के माध्यम से आपको उपचार करते हैं, वो कितना कारगर आपसे साबित है? देखिए, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ आयुर्वेद में ही है ना, कि वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करने के बाद उपचार करें। अगर हम एक माइग्रेन या हेडेक लेकर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक जनरल एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब होती है। बट यहाँ पर हमारे पास ये एक हमारी खूबसूरती कह सकते हैं कि हम पेशेंट के सिम्टम को क्लासिफाई करके उसको हम डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो बहुत अच्छे से आयुर्वेद प्रणाली में पंचकर्मा के माध्यम से उसकी सहायता लेकर हम पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है।
इसमें किस तरह की जो है वो मेडिसिन जो उपचार के दौरान खुद अपने घर पर या डॉक्टर के माध्यम से ले सकता है, उसे किस तरह के व्यायाम या सावधानियां बरतते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेट करना कभी भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट स्टिल अपनी प्रकृति को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आप डिजीज पर मत जाओ, बीमारी पर मत जाओ, आप अपने आप को पहचानो कि आपकी प्रकृति क्या है। आप वात पे फॉलो करते हो, पित्त में फॉल करते हो कि कफ में फॉल करते हो। आप उन लक्षणों को पहचान कर अपने आप के लिए ध्यान रखो। अगर आप वातज प्रकृति वाले व्यक्ति हो तो बेटर आप अपनी ऑलिएशन करो, एक्सटर्नल मसाज करो, इंटरनली घी फॉलो करो। अगर आप पित्तज प्रिडोमिनेंट है तो बेटर है कि आप पित्त शामक चिकित्सा रखो, गर्म चीजें नहीं खाएंगे आप, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों से आपकी बीमारी बढ़ेगी। अब उसको आइडेंटिफाई करो, कड़ी पत्ता खाओ, मुलेठी खाइए, एलोवेरा लीजिए, आंवला लीजिए, तो ये आप पित्त फैक्टर में आपको हेल्प करेगा। और इसी प्रकार अगर आप कफ है तो आपको शहद हेल्प करेगा। तो आप डिजीज पर न जाकर अपने आप को पहचानो कि आप किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई व्यायाम किया जा सकता है? हाँ, व्यायाम में डेफिनेटली आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दोष आप यहाँ पर प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, इन प्राणायाम से आपको आराम मिलेगा। हेडेक के समय आपको बहुत आराम मिल सकता है। तो रूटीन में अगर हम मेडिटेशन फॉलो करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है और एक बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करती है इसको ओवरकम करने में। ऐसे मरीजों को क्या खाना पीना चाहिए, खाने पीने में किस तरह का परहेज करना चाहिए? अगेन हमारी सारी बात घूम फिर कर वात पित्त कफ पर आती है। तो खान पीन का जो परहेज रहेगा या खान पीन में क्या सूट करेगा वो भी यही डिपेंड करेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर हम वातज पर्सन हैं, हमारा हेडेक वात की वजह से हो रहा है, तो हमें गर्म चीजें सूट करेंगी। गरम गरम दूध पीना, गरम पानी पीना, गरम गरम खाना खाना हमें सूट करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पित्त प्रकृति के पेशेंट हैं तो हमें वही चीजें जो है वो नुकसान करेंगी। तो उस केस में हमें ज्यादा गर्म चीजें नहीं लेनी ना, गर्म तासीर वाली चीजें भी नहीं लेनी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, ये हमें नुकसान करेंगे। तो हमें इस तरह से अपना परहेज डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा दोष इन्वॉल्व है। एक ही परहेज हर पेशेंट के लिए नहीं हो सकता, जैसे एक ही दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं हो सकती। इन जनरल आप स्पाइसी फूड, तला हुआ मिर्च मसाला, फ्राइड खाने को परहेज करना पड़ेगा। ऐसे मरीजों को आप विशेष रूप से क्या संदेश देते हैं? जो भी सिर दर्द से पीड़ित मरीज हैं, सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, थोड़ा सा मेंटली वीक हो जाते हैं कि हम पता नहीं कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद और योग के माध्यम से वो बहुत ही आसानी से अपने आप को, अपने सारे सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले। और इसके लिए सबसे पहले शांत दिमाग से अपने पॉजिटिविटी जनरेट करें कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। किसी अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से आप मिले और अपने दैनिक रूटीन में थोड़ा सा परहेज करें, आहार विहार को प्रॉपर्ली फॉलो करें। आपको जो पता है, जो चीजें हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, हर पेशेंट का एक परसेप्शन लेवल है, वो समझता है कि मैं ये खाता हूं तो मुझे उसके बाद दिक्कत महसूस हो जाती है। तो आप पहले उन चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें और टाइमली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लें। डॉक्टर साहब, इसमें आपके सवाल है, पंचकर्मा में कितना इसमें लाभ हो सकता है? पंचकर्मा का डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल रहता है। अगर हम दवाइयों के माध्यम से ट्रीट करेंगे तो 50% ट्रीट होगा, पंचकर्मा को साथ में ऐड करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगेन जो चॉइस ऑफ पंचकर्मा है वो हमारी डिपेंड करेगी पेशेंट की सेवेरिटी के ऊपर, कि हम उसको नेस से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें हम नेजल रूट से मेडिसिन डालते हैं, एट द सेम टाइम उसको हम शिरोधारा एडवाइस कर सकते हैं, शिरोअभ्यंग एडवाइस कर सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है पेशेंट की सेवेरिटी के ऊपर। तो हमारे पास कई तरह के पंचकर्मा के प्रोसीजर्स हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कई पेशेंट बहुत लाभान्वित होते हैं इससे, जो कि आके अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं। अभी तक जो इसमें निकल करके आया है, आपने कितने मरीजों को देखा होगा जो इससे पीड़ित हैं, तो उसमें क्या पाया आपने कि उनका कारण क्या है कि ऐसी बीमारी उनको? मेनली देखिए, जैसे मुझे भी 10 साल यहाँ प्रैक्टिस करते हुए हो गए, तो बहुत पेशेंट्स देखे हैं। मतलब इसको हम एंडलेस पेशेंट कहते हैं। माइग्रेन इतना कॉमन है, हेडेक को अगर हम जनरल एक अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, हेडेक इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट अपने अगर 50-60 पेशेंट आप देख रहे हैं तो उसमें से 20 पेशेंट जनरली माइग्रेन या हेडेक से पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो एक अकेला डिजीज ना होकर कभी कभी किसी और का सिम्टम भी हो सकता है। तो इससे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाता है और पेशेंट बहुत अच्छा रिकवरी रेट लेकर आता है। इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं, जेनेटिक का रोल नहीं रहता। मेनली उनका थोड़ा घर का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है और हमारा खान पान डिपेंड करता है और हमारी सोच
कभी कभी हम नेगेटिव होते हैं तो हम छोटी सी बात को बढ़ा देते हैं, या कभी कभी हमें को पुराना डिजीज चला आ रहा है, पुराना जैसे खांसी जुकाम टाइम भी ठीक नहीं किया तो वो भी लेटली कन्वर्ट होकर साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कफर शिरोशूल बोलते हैं। या कभी कभी खान पीन में हम एक्सेसिव मिर्च मसालों का हम रूटीनली उपयोग करते हैं, गरम मसाले ज्यादा खाए, मिर्च मसाले, चाय ज्यादा पीने की हैबिट पड़ गई, तो वो भी अल्टीमेटली धीरे धीरे करके। और एक और रीजन है कि हम कई लोग बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबे लंबे फास्ट रखेंगे, बहुत समय तक भूखे रहेंगे, तो वो भी एक रीजन रहता है कि वो भी अल्टीमेटली हेडेक को कॉज कर सकता है। इसमें डॉक्टर साहब बच्चों की तादाद कितनी है, महिलाओं की या पुरुषों हाँ, की तादाद जनरली है? और अगर इसमें उनको इस तरह से कोई पीड़ित है तो उसके क्या कारण है, उनके कोई हार्मोन्स के कारण भी हो सकते हैं? जनरली हम ज्यादा बात करें तो 50% फीमेल्स ग्रस्त होती है इस डिजीज से, 30% रहते हैं मेल्स और 20% रहते हैं बच्चे। बच्चों में ये कम देखने में आता है, फीमेल में ज्यादा, वो क्योंकि फीमेल का ज्यादा है, थोड़ा पित्त प्रेडोमिनेंस जनरली ज्यादा होती है फीमेल में, और थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जल्दी, और थोड़ा सा खान पान में भी कई बार गड़बड़, फीमेल्स अक्सर अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखकर भूखी रहती है लंबे समय तक, या फिर ज्यादा चाय की कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं। अक्सर होता है ना, जैसे काम से थक गए, चाय पी ली, कुछ नहीं है चलो चाय पी ली, कोई घर में आया चाय, तो वो सब चीजें जो फैक्टर्स है वो हमारा गलत खान पान अल्टीमेटली हमें ये कॉज करवाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। बच्चों में हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा आजकल मोबाइल देखने की प्रॉब्लम हो गई है, टीवी की स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उसकी वजह से एक रीजन है जो कि हमें हेडेक कॉज करता है। और जैसे हम अगर हम एडल्ट मेल की बात करें तो उनका तो सर विदित सब जानते हैं कि वो स्ट्रेस फैक्टर एक बढ़ा रहता है, हमेशा थोड़ा एंजाइटी लेवल रहता है क्योंकि वो थोड़ा बर्डन रहता है एक्सटर्नल वर्क्स को लेकर, तो वो एक रीजन रहता है। हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर बेसिस पर अलग अलग रीजन रहते हैं हेडेक के, उसको देखने के बाद ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स के पास पीड़ित को जाकर के किस तरह से रिलीफ लेना चाहिए? आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने सिम्टम्स बताइए, बाकी हमारे पास एक पूरा प्रकृति एनालिसिस का परफॉर्मा होता है जिसके अकॉर्डिंग हम आपकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं कि आप में कौन से प्रेडोमिनेंट दोष हैं, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, उसके अकॉर्डिंग आपका एक पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपको एक प्रकृति असाइन करके बताते हैं कि आपकी जन्मतः ये प्रकृति है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी एट द एंड कि अगर आप में से कोई भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास आप जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और वो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे और आपको इसमें अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा।